नमस्कार दोस्तों। गोपीनाथ बरदलोई जन्म 10 जून 1890, रोहा जिला नौगांव असम। स्वर्गवास 5 अगस्त 1950, गुवाहाटी असम। स्वतंत्रता सेनानी असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदलोई एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा गया है। देश की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर कार्य किया। उनके प्रयत्नों के कारण ही असम चीन और पूर्वी पाकिस्तान से बच के भारत का हिस्सा बन पाया। उस समय के तमाम नेताओं की तरह गोपीनाथ बरदलोई भी गांधी जी के अहिंसा की नीति के पुजारी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत असम और वहाँ के लोगों के लिए कार्य किया। वो प्रगतिवादी विचारों वाले व्यक्ति थे और जीवन भर असम के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। प्रदेश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनकी सम्मानपूर्वक लोकप्रिय नाम दिया गया। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई का जन्म 10 जून 1890 को असम के नौगांव जिले के रोहा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम बुद्धेश्वर बरदलोई तथा माता का नाम प्राणेश्वरी बरदलोई था। जब गोपीनाथ मात्र 12 साल के थे तभी इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। इनके पश्चात उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से सन 1907 में मैट्रिक की परीक्षा और सन 1909 में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता चले गए, जहां से उन्होंने पहले बीए और उसके बाद सन 1914 में एमए की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 3 साल तक कानून की पढ़ाई की और फिर गुवाहाटी वापस लौट गए। गुवाहाटी के बाद शुरुआत में उन्होंने सोनाराम हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया और फिर सन 1917 में वकालत शुरू की। इनका जो राजनीतिक जीवन है वो इस प्रकार रहा। यह ऐसा समय था जब स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश हो चुका था और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा और असहयोग जैसे हथियारों के प्रयोग पर बल दिया। गांधी जी के आह्वान पर अनेक नेता सरकारी नौकरियां और अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। सन 1922 में असम कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी साल गोपीनाथ एक स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए, जो राजनीति में उनका पहला कदम साबित हुआ। गोपीनाथ बरदलोई की वकालत भी जम गई थी, पर वे बिना किसी हिचक के अपनी चलती हुई वकालत को छोड़कर राष्ट्र सेवा में कूद पड़े। उनके साथ असम के कई अन्य नेताओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनमें प्रमुख थे नवीन चंद्र बरदलोई, चंद्रनाथ शर्मा, कुलाधार चलिहा, तरुण राम फुकन आदि। अपनी वकालत छोड़ने के बाद गोपीनाथ से लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दक्षिण कामरूप और ग्वालपाड़ा जिले का पैदल दौरा किया। उन्होंने लोगों से विदेशी माल का बहिष्कार, अंग्रेजों के साथ असहयोग और विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खादी से बने वस्त्र को पहनने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि विदेशी वस्त्रों को त्याग के साथ साथ उन्हें सूत काटने पर भी ध्यान देना चाहिए।
ब्रिटिश सरकार गोपीनाथ बरदोलोई के कार्य को विद्रोह के रूप में देखने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। सजा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने आप को स्वाधीनता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब गोपीनाथ बरदोलोई ने गुवाहाटी में फिर से वकालत प्रारंभ कर दिया। वह सन 1932 में गुवाहाटी के नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष बने। सन 1930 से 1933 के बीच उन्होंने अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रख विभिन्न सामाजिक कार्यों की ओर ध्यान लगाया। इसके साथ साथ उन्होंने असम के लिए एक पृथक हाई कोर्ट और विश्वविद्यालय की भी मांग की। दोस्तों, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुए चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, पर सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जिसके पश्चात मोहम्मद सदुल्लाह ने सरकार बनाई, पर इस सरकार ने सितंबर 1938 में इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोपीनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी के आह्वान पर उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें अवधि से पहले ही रिहा कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गोपीनाथ समेत लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बीच मौका परस्त मोहम्मद सदुल्लाह ने अंग्रेजों के सहयोग से एक बार फिर सरकार बना ली और सांप्रदायिक गतिविधियों को तेज कर दिया। सन 1944 में रिहा होने के बाद गोपीनाथ ने और नेताओं के साथ मिलकर सरकार की गतिविधियों का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप सदुल्लाह ने उनकी बातों पर अमल करने के लिए समझौता किया। 1946 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत के साथ सरकार बनाई और गोपीनाथ असम के प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट कमीशन और गोपीनाथ बरदोलोई की बीच की जो बातें थी वो इस प्रकार रहा। ब्रिटिश सरकार ने सन 1946 में भारत की आज़ादी के मसले पर कैबिनेट कमीशन की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार की बड़ी चाल ये भी थी कि भारत के विभिन्न भागों को अलग अलग बांटने के लिए उन्हें ग्रुपिंग सिस्टम योजना बनाई, जिसके अंतर्गत राज्यों को 3 भागों में रखा गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटिश सरकार की इस चाल को समझ नहीं पाए और योजना को स्वीकृति दे दी, पर गोपीनाथ बरदोलोई इसके विरोध में खड़े रहे और कहा कि असम के संबंध में जो भी निर्णय किया जाएगा अथवा उसका जो भी संविधान बनाया जाएगा, उसका अधिकार केवल असम की विधानसभा और जनता को होगा। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण असम इस षड्यंत्र का शिकार होने से बच सका और भारत का अभिन्न अंग बना रहा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भारत की स्वाधीनता आंदोलन में योगदान की। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में योगदान के अलावा गोपीनाथ बरदोलोई ने असम की प्रगति और विकास के लिए अनेक कार्य किए। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों निर्वासित के पुनर्वासन के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने आतंक के उस माहौल में
भी राज्य में धार्मिक सौहार्द कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम उच्च न्यायालय, असम मेडिकल कॉलेज और असम वेटनरी कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना उनके प्रयासों के कारण ही हो पाया। एक राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गोपीनाथ बरदोलोई एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने अन्न शक्ति योग, श्री रामचंद्र, हजरत मोहम्मद और बुद्धदेव जैसी पुस्तकों की रचना जेल में बंद रहने के दौरान की। तो दोस्तों, ये थी एक महान नेता गोपीनाथ बरदोले की जीवन से कुछ कहानी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।